नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट अध्ययन में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और पीपीएससी के अंतर्गत पूछे गए आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित जो भी प्रश्न हैं उसका शुरू करते हैं अभ्यास, और आप हो जाइए तैयार। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? तो आंसर हो जाएगा मौलाना हजरत मोहानी। इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्ष 1921 के अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की थी। इस अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलाना हजरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी, किंतु महात्मा गांधी इस मांग के पक्ष में नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। तो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में क्रमशः कानपुर और नागपुर में हुई थी। तो 1925 और 1925 दोनों का आंसर है। नेक्स्ट है, कैथरीन मेयो, एल्डस हैक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? तो आम रिश्ता जो था, उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी थी। नेक्स्ट इसकी व्याख्या है कि कैथरीन मेयो, एल्डस हैक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी ने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी। मदर इंडिया की लेखिका कैथरीन मेयो थी और विलियम डिग्बी ने द अवेकनिंग ऑफ इंडिया लिखी। तो मदर इंडिया की लेखिका कैथरीन मेयो और डिग्बी ने द अवेकनिंग ऑफ इंडिया लिखी। चार्ल्स एंड्रयूज का जन्म 1871 में इंग्लैंड में हुआ था। वे महात्मा गांधी के मित्र थे। वह 1904 ईस्वी में भारत पहुंचे और सेंट स्टीफन कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। एल्डस हैक्सले ने 20वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत की यात्रा की और अपने यात्रा वृत्तांत में तत्कालीन भारत की परिस्थितियों को लिखा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित करना है बारदोली कहाँ हुआ था? ठीक है, आंदोलन चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? यरवदा जेल कहाँ है? नौआखली कहाँ है? ठीक है, तो इसका आंसर है सी। ठीक है, 1-2 यानी 1-2 यानी बारदोली कहाँ है? गुजरात में है। चौरी चौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, गोरखपुर के पास। यरवदा कहाँ है? महाराष्ट्र में। नौआखली कहाँ है? नौआखली पश्चिम बंगाल में। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। बारदोली जो है गुजरात राज्य में स्थित है। चौरी चौरा वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहीं पर असहयोग आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1922 को हिंसक भीड़ ने थाना जला दिया। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। यरवदा जेल महाराष्ट्र में स्थित है। नौआखली पश्चिम बंगाल में स्थित है, जहां स्वतंत्रता के समय भीषण दंगे हुए। नेक्स्ट है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाह शुजा से प्राप्त किया था। नेक्स्ट इसकी व्याख्या है, पंजाब जो है अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रंजीत सिंह को अपनी स्थिति सुदृढ़ करने का अवसर मिल गया। 1800 में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकतजई सरदारों फतह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 में विस्थापित कर दिया तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोह-ए-नूर हीरा भेंट किया। नेक्स्ट प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाई। इसकी व्याख्या देखते हैं। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए अरब, कस्तुनतुनिया या आधुनिक इस्तांबुल, काबुल और मॉरिशस को दूतमंडल भेजा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ की थी। इसकी व्याख्या है,
तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा हुआ। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने देश का लगभग 1/2 भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपये अंग्रेजों को देना था। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपये नहीं देंगे तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कॉर्नवालिस ने इसी संधि के बाद यह टिप्पणी की थी, हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय अल्मीडा हुआ। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का आगमन हुआ। वह 1505 ईस्वी में भारत पहुंचा। 1509 ईस्वी में अल्मीडा ने टर्की, गुजरात तथा मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर कब्जा के बाद पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। उसने अंज द्वीप में किला बनवाया और पुर्तगालियों के हित में कोचीन की राजगद्दी के उत्तराधिकार की समस्या का भी समाधान किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो हॉकिंस को जो है जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। हॉकिंस जो है 1608 में सूरत पहुंचा और वह तुर्की भाषा में मुगल सम्राट के बात कर उसे प्रसन्न किया। जहांगीर ने उसे 400 का मनसब तथा इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है कहाँ स्थापित की थी? तो वो सूरत में की थी। 1612 को याद रखना है। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। सन 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाल्ली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया। इसके बाद जहांगीर के शाही फरमान से अंग्रेजों ने सूरत में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? इसका आंसर है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। इसकी व्याख्या देखते हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेज व फ्रांसीसी में 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालीन कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। ए ला सापल की संधि 1748 ईस्वी से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट थोमे के युद्ध के लिए स्मरणीय है। सेंट थोमे याद रखना है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध। ठीक है। दूसरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारियों ने पुर्तगालियों को स्वाल्ली के स्थान पर हराया था? ठीक है, तो थॉमस बेस्ट, जिसके बारे में ऊपर हमने जिक्र किया था, थॉमस बेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, इसकी व्याख्या है। वर्ष 1612 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाल्ली पहुंचा और मुगल गवर्नर से यहां व्यापार करने की अनुमति लेने में सफल हो गया। कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया तथा सूरत में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया और शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर, आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियाँ स्थापित की, जिसका जिक्र हमने पहले भी कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो वो क्षेत्र था बिहार। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। नेक्स्ट प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान मोहम्मद रजा खान को बनाया था। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं।
इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुई थी? 1765 ईस्वी में हुई थी। के अनुसार भगोरे सम्राट शाह आलम को भगोरे सम्राट कहा जाता था, को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने अपने 12 अगस्त के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी ने सम्राट को 26 लाख रुपया देगी तथा निजाम के व्यय के लिए 53 लाख रुपया देगी। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न तो लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उपदीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। मोहम्मद रजा खान उपनिजाम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि उत्तरदायित्व किसका था? कंपनी का था। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंगेर का बरहैया ताल विरोध का क्या उद्देश्य था? तो बकास्त भूमि की वापसी की मांग जो है वो मुंगेर का बरहैया ताल विरोध का उद्देश्य था। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो बिहार था। ये फिर से प्रश्न आ गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो ये दिसंबर 1856 में शामिल की गई। इसकी व्याख्या देखते हैं। 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का प्रशिक्षण डमडम, अंबाला, सियालकोट में दिया जाना था। ठीक है, इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेवा में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत उसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है और यही कारतूस 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण बना। नेक्स्ट प्रश्न है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो बिहार से किया। नेक्स्ट इसकी व्याख्या है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में आरा की विशाल रियासत के स्वामी 80 वर्षीय वृद्ध राजपूत जमींदार कुंवर सिंह ने किया था, जो शीघ्र ही पटना के समीप दानापुर, छोटा नागपुर, रांची, पलामू आदि सहित बिहार के कई भागों में फैल गया। कुंवर सिंह ने लंबे समय तक बहादुरी और उत्साहपूर्वक अंग्रेजों से संघर्ष किया और लगभग 10 माह लंबी सफल लड़ाइयों के बाद युद्ध में प्राप्त घावों के कारण 26 अप्रैल 1858 को शहीद हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? राजपूत कुंवर सिंह थे। पटना बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। पटना में ठीक है नेतृत्व किया। उनकी जमींदारी कंपनी की नीतियों के कारण छिन गई थी। उन्होंने भी अपनी रोष की अभिव्यक्ति विद्रोह में कर दी। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र कहाँ था? तो जगदीशपुर था। बिहार में 1857 के विद्रोह का केंद्र जगदीशपुर था, जहाँ जमींदार कुंवर सिंह ने नेतृत्व संभाला और शाहबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलटकर अपनी सरकार स्थापित की। बिहार के विद्रोह को पटना डिवीजन के कमिश्नर विलियम टेलर और बंगाल गोलंदाज फौज के द्वारा मेजर विंसेंट आयर द्वारा दबा दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह बिहार में आरा जिले के जगदीशपुर ग्राम के जमींदार थे, जिन्होंने वृद्धावस्था में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल बजाया। विद्रोह के दौरान उन्हें बिहार का सिंह कहा गया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह में फैजाबाद में विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु में अरकाट के रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गालिब।
ठीक है, 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो 2 और 4 यानी साहूकार और जमींदार ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो वो है 4 और 5, मुजफ्फरपुर और मुंगेर, ये जो है अप्रभावित रहा। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में आरा, दानापुर, पटना तथा शाहबाद विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। पटना में पीर अली जो कि पुस्तक विक्रेता थे, इसने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। ग्रामीण जनता के बीच अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध जो विद्रोही काम कर रहे थे, उन्होंने विद्रोही सिपाहियों का समर्थन किया, विशेषकर उत्तर पश्चिम प्रांत और अवध में। बंगाल आर्मी में अधिकतर सैनिक इन्हीं क्षेत्रों से भर्ती किए जाते थे। केवल मुजफ्फरनगर और सहारनपुर को छोड़कर बाकी सारे स्थानों पर सिपाहियों के विद्रोह के साथ साथ नागरिकों का भी विद्रोह शुरू हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो आंसर हो जाएगा किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण 1857 का विद्रोह मुख्यतः सफल रहा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण क्या था? किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई। 82 वर्षीय बहादुर शाह कमजोर था, उसके द्वारा विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफ़ी कठिन नहीं था। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई और सरकार का विनाश करने पर वे तुले हुए भी प्रतीत होते थे, किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था और उनमें अनुशासन की भी कमी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, विचार कीजिए 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा, क्योंकि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उसका साथ देने में कतरा गए। अब इसको पढ़ेंगे उल्टा। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियायतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए, इसलिए 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। बिल्कुल सही है और इसका स्पष्टीकरण भी है। इसकी व्याख्या देखते हैं। 1857 के विद्रोह का स्वरूप मुख्यतः सामंतवादी था, जिसमें कुछ राष्ट्रवाद के तत्व विद्यमान थे। अवध और रुहेलखंड के तथा अन्य उत्तरी भाग के सामंतवादी तत्वों ने विद्रोह का नेतृत्व किया और दूसरी ओर अन्य सामंतवादी तत्वों तथा पटियाला, जिंद, ग्वालियर व हैदराबाद के राजाओं ने इस विद्रोह का दमन करने में सहायता भी की। संकट के समय केनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विरोध में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की रचना संज्ञा दी? तो ये हो जाएगा सर जेम्स ऑट्रम एंड डब्ल्यू टेलर। इसने जो है 1857 के विद्रोह के एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। इसकी व्याख्या है, सर जेम्स ऑट्रम और डब्ल्यू टेलर ने इस विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया है। ऑट्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया जाए। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार वह केवल सैनिक विद्रोह था। सर जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतया देशभक्त रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व ही था और न ही उसे सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। उसके अनुसार यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो वो है पील आयोग। इसकी व्याख्या देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए पील आयोग का गठन किया, जिसने सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पूर्व 45,000 थी, अब 65,000 कर दी गई तथा भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटकर 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1:2 का अनुपात रखा गया, जबकि मद्रास तथा बम्बई में यह अनुपात 1:3 का रखा गया। नेक्स्ट प्रश्न है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो वो थे दीनबंधु मित्र। नील आंदोलन की शुरुआत नादिया जिले पश्चिम बंगाल के गोविंदपुर गांव से हुई थी। एक नील उत्पादक के 2 भूतपूर्व कर्मचारियों दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए और उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। 1860 के अंत तक बंगाल में नील की खेती पूरी तरह खत्म हो गई। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण
के लेखक दीनबंधु मित्र थे, जिसमें इन्होंने नील बागान मालिकों के अत्याचार का खुला चित्रण किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? कूका आंदोलन को गुरु राम सिंह ने समर्थन दिया, संगठित किया। इसकी व्याख्या है, कूका आंदोलन बहावी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसका समान उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 में भगत जवाहर मल द्वारा की गई, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। 1872 में इस आंदोलन के एक नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां इनकी 1885 में मृत्यु हो गई। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? तो इसका आंसर है वासुदेव बलवंत फड़के। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रारंभिक क्रांतिकारियों में अग्रगण्य वासुदेव बलवंत फड़के ने बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोशी जनजाति के लोगों को संगठित करके प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया। इन्हें काला पानी की सजा दी गई तथा 1883 में आमरण अनशन से इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? तो वो था खोंड। खोंड जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। इन्होंने 1837 से 1856 तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिश्नोई ने किया। विद्रोह का मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि को प्रतिबंधित करने के प्रयास, अंग्रेजों द्वारा नए करों का करारोपण और अनेक क्षेत्रों में जमींदारों और साहूकारों के प्रवेश से संबंधित थे, जिनके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक मरीहा एजेंसी गठित की, जिसके विरुद्ध खोंदों ने विद्रोह किया, परंतु 1855 में चक्र बिश्नोई लुप्त हो गया, जिसके बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ है, फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है, जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। दिए गए विकल्प में कोई भी तिथि किसी भी विद्रोह का सही समय नहीं है। इस क्षेत्र में हुआ विद्रोह ऐसे है: कोल विद्रोह 1831 से 36, संथाल विद्रोह 1855 से 56 तथा मुंडा विद्रोह 1899। यह इससे संबंधित प्रश्न जो है कई बार पूछ लिए जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर बीपीएससी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? 1855 ईस्वी में संथालों ने मेजर बारो को हराया था। ठीक है, और इसकी व्याख्या है, 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भगुनाडीह तालुके में विद्रोह कर दिया था। इन्होंने एक साथ पुलिस और दीकुओं पर आक्रमण किए थे, जिसका नेतृत्व सिद्धो कान्हो चांद और भैरव ने किया था। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, जिसे संथालों ने हरा दिया था पीर पैंती के युद्ध में। नेक्स्ट है, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया कब? 1895 में। इसकी व्याख्या है, मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच हुआ। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जागीरदारों, ठेकेदारों, बनियों और सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला। मुंडा सरदार 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे, किंतु विकल्प में निकटतम उत्तर 1895 दिया, इसलिए विकल्प सही होगा। 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? उलगुलान विद्रोह जो है बिरसा मुंडा से जुड़ा था। इसकी व्याख्या देखते हैं। मुंडा विद्रोह उलगुलान का मतलब होता है महाविद्रोह, उलगुलान के नाम से जाना गया। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडों की पारस्परिक भूमि व्यवस्था खूंट कट्टी या मुंडारी का जमींदारी या व्यक्तिगत भूस्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई, लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच हुआ। 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया और हजारों मुंडाओं का नेता बन गया। उसने कहा कि दीकुओं का मतलब होता है गैर आदिवासियों, दीकुओं से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। 1899 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा ने मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान किया। लगभग 6000 मुंडा तीर, तलवार तथा कुल्हाड़ी लेकर बिरसा के साथ हो लिए, लेकिन
बिरसा फरवरी 1900 के शुरू में गिरफ्तार कर लिया गया और जून में वह जेल में ही मर गया। विद्रोह कुचल दिया गया पर बिरसा अमर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है 1899 से 1900 ईस्वी की मुंडा जाति का नेता कौन था? बिरसा मुंडा था। नेक्स्ट प्रश्न है बिरसा मुंडा किसके पक्ष में था? बिरसा मुंडा जो है झारखंड के पक्ष में था। बिरसा मुंडा झारखंड के पक्ष में थे, यद्यपि बिरसा मुंडा का आंदोलन असफल हो गया एवं झारखंड राज्य की स्थापना अधूरी रह गई। कालांतर में जब बिहार का विभाजन कर झारखंड राज्य की स्थापना की गई तब बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने हेतु झारखंड राज्य की स्थापना बिरसा मुंडा के जन्म दिवस अर्थात 15 नवंबर के दिन ही की गई। नेक्स्ट प्रश्न है हौज विद्रोह हुआ कब? 1820 से 21 के दौरान, ठीक है, जिसका केंद्र संथाल परगना था। नेक्स्ट प्रश्न है 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था। इसकी व्याख्या देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी। ज्ञातव्य है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। इस अधिनियम का सबसे घिनौना पक्ष यह था कि इसके अनुसार देसी भाषा तथा अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों में भेदभाव किया गया था और इसमें अपराधी को अपील करने का अधिकार नहीं था। इस एक्ट के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले कि वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार विरोधी हो। कानून का विरोध करने वाले मुद्रणालयों की जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता था। इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर तथा अनेक अन्य समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। नेक्स्ट प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी किसके द्वारा? सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। इसकी व्याख्या देखते हैं। मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम था, जिसका जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात की मोरबी रियासत के निवासी एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1860 में मथुरा में स्वामी बिरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1863 ईस्वी में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई। 1875 ईस्वी में उन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। इनकी अन्य रचनाएं जो है उनको देख लीजिए। पाखंड खंडन, दूसरी रचना वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मंत्र का खंडन, पंच महायज्ञ विधि तथा वल्लभाचार्य मत खंडन प्रमुख है। नेक्स्ट प्रश्न है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो शिशिर कुमार घोष ने की थी। इसकी व्याख्या है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना मोतीलाल घोष तथा शिशिर कुमार घोष ने की 1868 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। 1878 ईस्वी में देसी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 ईस्वी में शुरू किया, जिसे 1879 ईस्वी में S.N. बनर्जी ने ले लिया। हिंदू पेट्रियाट की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने की। बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने थे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो वो था लीडर। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। फ्री प्रेस जर्नल एक न्यूज एजेंसी थी। यंग इंडिया की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। लीडर जो है समाचार पत्र के संपादक मदन मोहन मालवीय थे। लीडर समाचार पत्र के संपादक मालवीय उदारवादी दल के नेता थे। इसके माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन के ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो इसकी व्याख्या है 1, 2, 3 आंसर है 1, 2, 3 है बुद्धिजीवी को, नगरीय उच्च जातियों, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को। ठीक है, 19वीं सदी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन का इतिहास में विशेष स्थान है। इसने जहां एक और महिला एवं समाज सुधारों का आह्वान किया, वहीं दूसरी ओर इसने भारत के अतीत को उजागर कर भारतवासियों के मन में आत्मसम्मान और आत्मगौरव की भावना जगाने की कोशिश की। इसने बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियों एवं निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को अपनी ओर आकर्षित किया। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो राजाराम मोहन राय थे। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 में राजाराम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। उन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना की और स्वप्रमाण यह विचार व्यक्त किया कि हिंदुओं के सभी प्राचीन मौलिक धर्म ग्रंथों ने एक ब्रह्म का उपदेश दिया है। इसके समर्थन में इन्होंने वेदों और 5 मुख्य उपनिषदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी कब?
ठीक है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो 20 अगस्त 1828 में, जबकि ये ऑप्शन में नहीं है, में ब्रह्म सभा नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया। यह ऐसे लोगों की जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा से अलग रहते थे। इस नवीन धर्म में सामाजिक रीति रिवाजों एवं धार्मिक कर्मकांडों के लिए कोई स्थान नहीं था। ब्रह्म समाज ने रंग, वर्ण तथा मत पर अपना विचार किए बिना मानव मात्र के प्रति प्रेम तथा जीवन की उत्तम विधि के रूप में मानवता की सेवा पर बल दिया। दिए गए विकल्प में कोई भी विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। ठीक है, इसकी व्याख्या है 1828 ईस्वी में, इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की वर्ष कब की थी? वर्ष 1897 में। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? 1897 में, 1897 में। इसकी व्याख्या देखते हैं। स्वामी विवेकानंद दक्षिणेश्वर के स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। आगे चलकर वे स्वामी विवेकानंद, ठीक है, के नाम से प्रसिद्ध हुए। 1863 में जन्म हुआ था, 1902 में इनकी मृत्यु हुई थी। उन्होंने रामकृष्ण के संदेश को विश्व भर में फैलाया। रामकृष्ण मिशन के सिद्धांतों का आधार वेदांत दर्शन है। मिशन मनुष्य की सेवा को ईश्वर की सेवा मानता है। ठीक है, रामकृष्ण मिशन जो है वो मनुष्य की सेवा को ईश्वर की सेवा मानता है, क्योंकि मनुष्य की आत्मा में परमात्मा का अंश है। दोस्तों, आज का अभ्यास हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें एवं जरूरी बात यह कि बेल आइकन को दबा दें ताकि इस चैनल की सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। अगले वीडियो में फिर हम हाजिर होंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वयं खुश रहें और औरों को भी खुश रखें। धन्यवाद।